मेरे पति और उनके संबंधी दोनों घर वापस लौट रहे थे। तभी हमें एक अनजान नंबर से फोन आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं, मेरा बेटा, राकेश और मेरी बहू, हम तीनों तुरंत मौके पर पहुंचे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे की कहानी सुनिए। वहां का मंजर भयानक था। दोनों के सिर से खून बह रहा था और मेरे पति का कंधा भी अपनी जगह से खिसक गया था। मैंने कांपते हाथों से अपने पति को उठाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। तभी राकेश आया और उसने उन्हें उठाने में मेरी मदद की। एम्बुलेंस आ चुकी थी और उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाया जा रहा था। मैंने रोते हुए कहा, बेटा, मेरे साथ बैठो, देखो तुम्हारे पिता को क्या हो गया है। तभी हमारे समधी जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं बचूंगा। बहू रोते हुए मेरे पास आई और बोली, माँ जी, मेरे पापा को देखो ना, ससुर जी तो ठीक लग रहे हैं, आप मेरे पापा के साथ चलिए। मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा, बेटा, उन्हें छोटे कमाई हैं, फिर इतना दर्द कैसे? मेरी बात सुनते ही बहू का चेहरा उतर गया, जैसे मैंने कोई कड़वा सच बोल दिया हो। वह तपाक से बोली, उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है माँ जी, आप जल्दी चलिए। मैंने समझाया कि उन्हें दूसरा डॉक्टर भी देख सकता है, उसे अपने पिता के पास होना चाहिए। तभी राकेश बोला, माँ, पापा के पास आप हो, लेकिन अभी ससुर जी को देखना ज्यादा जरूरी है। उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, और तुम्हारे पिता, उन्हें कौन देखेगा? खुद का बेटा डॉक्टर है और अपने बाप को मरता छोड़ रहा है। राकेश ने अनसुना कर दिया और बोला कि वह पहले ससुर को देखेगा। जब वे जाने लगे तो मेरी बहू ने पीछे मुड़कर मुझे एक फ्लाइंग किस दी। उसकी आंखों में एक जीत वाली चमक थी, जैसे वह दिखा रही हो कि इस घर में और राकेश के दिल में असली अहमियत किसकी है। मेरा नाम सुधा है, उम्र 58 साल। मेरे पति 63 साल के हैं और रिटायर्ड हैं। उनकी उम्र भर की कमाई से हमने बेटे की शादी की और उन्हें हनीमून पर भेजा। लेकिन जब वे लौटे तो साथ में समधी समधन को भी ले आए। वे कुछ दिन रहने आए थे, लेकिन फिर हमेशा के लिए यहीं बस गए। बहू ने राकेश को हमसे पूरी तरह काट दिया है। अस्पताल पहुंचने पर मेरी दुनिया उजड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पति के सिर में गहरी चोट लगी है और वे कोमा में चले गए हैं। अस्पताल के गलियारे में मैं अकेली बैठी रो रही थी। राकेश और बहू दूसरे वार्ड में समधी जी के पास थे, जो अब बिल्कुल भले चंगे दिख रहे थे। तभी मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए उठी। निकलते वक्त मैंने देखा कि राकेश और बहू कोने में खड़े होकर फुसफुसा रहे थे। मैं खंभे के पीछे छिप गई और जो मैंने सुना उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। बहू, राकेश, काम हो गया। डॉक्टर ने कह दिया है कि बुढ़ा कोमा में है। अब जल्दी से उस वसीयत और घर के कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लेने होंगे, इससे पहले कि उन्हें होश आए या। राकेश, पर यह सब एक्सीडेंट के तुरंत बाद करना क्या सही है? माँ को शक हो जाएगा। बहू, तुम्हारी माँ को मैंने संभाल लिया है। और एक्सीडेंट, वह तो बस एक इत्तेफाक था जिसका हमने फायदा उठा लिया। पापा को तो बस खरोंच आई थी, पर मैंने उनसे नाटक करने को कहा ताकि तुम अपनी माँ से दूर रहो और मैं तुम्हारे पिता के पास जा सकूं। सुधा के कान सुन्न हो गए। उसे समझ आया कि जिसे वह अपना बेटा समझ रही थी, वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने ही पिता की संपत्ति हड़पने की साजिश रच रहा है। सुधा ने देखा कि बहू के हाथ में कुछ कानूनी कागज थे और वे धीरे धीरे आईसीयू की तरफ बढ़ रहे थे, जहां उसके पति जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। सुधा ने अब तय कर लिया था कि वह अब रोएगी नहीं। उसे अपने पति को भी बचाना था और इस धोखेबाज जोड़ी को सबक भी सिखाना था। आईसीयू आईसीयू के बाहर उन दोनों की बातें सुनकर मेरा खून खौल रहा था, लेकिन मैंने जान लिया था कि अगर मैं अभी चिल्लाई तो वे सतर्क हो जाएंगे। मैंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और चेहरे पर वैसी ही बेबसी ओढ़ ली जैसी वे देखना चाहते थे। जैसे ही राकेश और बहू कागजात लेकर आईसीयू की तरफ बढ़े, मैं लड़खड़ाते हुए उनके सामने आ गई। सुधा, रोते हुए, राकेश, बेटा, डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारे पापा की हालत बहुत नाजुक है, मुझे बहुत डर लग रहा है। राकेश हकबकाया और कागजात अपनी पीठ के पीछे छिपा लिए। बहू ने तुरंत अपनी आवाज बदली और मेरे कंधे पर हाथ रखा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, राकेश है ना, सब संभाल लेगा।
आप बस इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए ताकि हम इलाज का सारा खर्च उनके फंड से निकाल सकें। उसने बड़ी चालाकी से वही वसीयत वाले कागज मेरे सामने रख दिए। मैंने कागजों को देखा और मन ही मन मुस्कुराई। मैंने कहा, बेटा, इन कागजों की क्या जरूरत? तुम्हारे पापा ने रिटायरमेंट का सारा पैसा और ये घर पहले ही एक जॉइंट ट्रस्ट के नाम करने का मन बना लिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उनकी वसीयत बैंक के लॉकर में है। ये सुनते ही बहू और राकेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी लालच भरी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। बहू हकलाते हुए, लॉकर? पर माँ जी, हमें तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। सुधा, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, पर देखो, अब वो खुद ही कोमा में चले गए। अब वो लॉकर तो सिर्फ मेरी और तुम्हारे पापा की फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा। ये मेरा पहला झूठ था। मैंने उन्हें एक ऐसे लालच के जाल में फंसा दिया था जिससे वे अब मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, बल्कि उन्हें अब मेरी चापलूसी करनी पड़ती। अगले 2 दिनों तक राकेश और बहू मेरी परिक्रमा करने लगे। राकेश, जो कल तक अपने ससुर के पैर दबा रहा था, अब मेरे लिए जूस और दवाइयां लेकर आता। बहू, जिसने मुझे फ्लाइंग किस देकर चिढ़ाया था, अब मेरे पैर दबाने लगी। बहू, माँ जी, आप आराम कीजिए, पापा जी को कुछ नहीं होगा, आखिर हम सब एक परिवार है ना। मैं मन ही मन सोच रही थी, हाँ, परिवार, जिसे तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने दीमक की तरह चाटना शुरू कर दिया है। मैंने धीरे से अपने एक पुराने वकील दोस्त को फोन किया और उन्हें अस्पताल बुलाया। मैंने उनसे गुपचुप तरीके से 2 काम करवाए। अपने पति के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए ताकि राकेश 1 रुपया भी ना निकाल सके। घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित करवाया, जिसमें एक्सीडेंट के बाद बहू का वह फ्लाइंग किस और उनकी आपसी बातचीत रिकॉर्ड हो सकती थी, क्योंकि अस्पताल के गलियारे में भी कैमरे थे। तभी डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने एक ऐसी खबर दी जिसने बाजी पलट दी। डॉक्टर, सुधा जी, आपके पति को होश आ रहा है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। राकेश और बहू के चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि खौफ था, क्योंकि अगर मेरे पति बोल पड़े तो उनका सारा राज खुल जाएगा। जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि पति को होश आ रहा है, राकेश और बहू के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। इससे पहले कि वे कुछ करते, मैं आईसीयू के अंदर चली गई। मेरे पति ने आंखें खोलीं। वे अब भी बोलने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन सब समझ रहे थे। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और उनके कान में फुसफुसाया, आप बस चुप रहिएगा और अपनी कमजोरी का नाटक जारी रखिएगा। हमारे बेटे और बहू ने हमें जो जख्म दिए हैं, अब उसका हिसाब मैं चुकता करूंगी। मेरे पति की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ दबाकर इशारा किया कि वे मेरे साथ हैं। मैं बाहर आई और बहुत खुश होने का नाटक किया। मैंने राकेश और बहू से कहा, बेटा, डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारे पापा को होश तो आ गया है, लेकिन उनकी याददाश्त चली गई है। उन्हें अब कुछ याद नहीं कि वे कौन हैं या उनका पैसा कहाँ है। बहू की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि अब वह सुधा को अपनी उंगलियों पर नचा पाएगी। उसने राकेश को इशारा किया और बोली, माँ जी, फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना, हम घर और बैंक सब संभाल लेंगे। मैंने मासूम बनकर कहा, हाँ बेटा, इसीलिए मैंने वकील को बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि इस घर और सारी जायदाद का मालिकाना हक तुम्हारे समधी जी, बहू के पिता, के नाम कर दूं, ताकि वो इसकी देखभाल कर सकें। राकेश और बहू खुशी के मारे उछल पड़े। उन्हें लगा कि उन्होंने जैकपॉट जीत लिया है, लेकिन यह मेरा सबसे बड़ा जाल था। अगले ही दिन मैंने एक फर्जी एग्रीमेंट तैयार करवाया जिस पर लिखा था कि घर की देखभाल की जिम्मेदारी समधी जी की होगी, लेकिन इसमें एक गुप्त शर्त थी। घर के रखरखाव और किसी भी नुकसान का सारा खर्चा समधी जी की निजी संपत्ति से कटेगा। मैंने बहू से कहा, बेटा, तुम्हारे पापा अब इस घर के केयरटेकर हैं, तो अब से घर का झाड़ू पोछा, खाना बनाना और तुम्हारे बीमार ससुर की सेवा वहीं करेंगे ताकि पैसे बच सकें। बहू कुछ बोल ना सकी, क्योंकि लालच में आकर उसने पहले ही कागजों पर अपने पिता के साइन करवा दिए थे। अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। समधी जी, जो कल तक राजा की तरह रहते थे, अब सुबह उठकर बीमार पति की सेवा करते और घर की सफाई करते। बहू, जिसे फ्लाइंग किस देने का बहुत शौक था, अब दिन भर रसोई में पसीना बहाती, क्योंकि मैंने घर के नौकर हटा दिए थे। राकेश,
जो डॉक्टर होकर अपने पिता को छोड़ गया था, उसे अब जबरदस्ती रात भर जागकर अपने पिता की सेवा करनी पड़ती, क्योंकि मैंने धमकी दी थी कि अगर वह नहीं करेगा तो मैं पुलिस को एक्सीडेंट वाली रात की सच्चाई बता दूंगी। एक रात मैंने बहू को अपने कमरे में बुलाया। वह बहुत थक चुकी थी और रो रही थी। मैंने उसके कान में कहा, बेटा, याद है वह फ्लाइंग किस? तुमने सोचा था कि तुम मुझे बेइज्जत करोगी। अब देखो, तुम्हारे माँ बाप मेरे घर में नौकरों की तरह रह रहे हैं और तुम मेरी दासी बनी हो। और जिस जायदाद के लिए तुमने यह सब किया, वह वसीयत तो मैंने पहले ही एक अनाथालय के नाम कर दी है। तुम लोग यहाँ सिर्फ तब तक रहोगे जब तक मैं चाहूंगी। बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मुझे जज्बाती होकर गले लगाने की कोशिश करने लगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। सुधा ने घर के कोने कोने में कैमरे लगवा दिए थे। वह अपने मोबाइल पर बैठकर देखती रहती कि कैसे समधी जी फर्श साफ कर रहे हैं और कैसे उसकी बहू पुराने फटे कपड़े पहनकर काम कर रही है। उस घर का नाम अब सुधा सदन था, जहां 4 गुलाम और 2 मालिक रहते थे। सुधा ने उनकी आत्मा को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया था कि वे भागने की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे।